नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बहुत लोगों को प्रतीक्षा होगी, कल बांग्लादेश में मतदान हुआ था। अब मतदान कैसे हुआ है उसके भी विजुअल्स आ गए हैं। बूथ कैप्चरिंग हुई है, ठप्पे लगे हैं और मतपेटियों के जरिए मतपत्रों के जरिए जब वोटिंग होती है, सरकार चुनी जाती है, तो किस तरह की गुंडागर्दी, किस तरह की मनमानी और किस तरह का पक्षपातपूर्ण मतदान होता है, ये बांग्लादेश में जो वीडियो आए हैं उस समय के, वो अब जग जाहिर है, सबको पता लग गया है। लेकिन रिजल्ट आ गए हैं, मोटा मोटी पता लग गया है। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 151 सीटों की दरकार है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को, जो खालिदा जिया की पार्टी है, अब उनके बेटे तारिक रहमान लंदन से पैराशूट से उतरे 1.5 महीना पहले और वो अब इसकी अगुवाई कर रहे हैं, इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उस पार्टी को 209 सीटें ऑलरेडी मिल चुकी है, यानी सरकार वो बनाने जा रही है। अगले प्रधानमंत्री बांग्लादेश के तारिक रहमान बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी उनको मैसेज भेज करके बधाई भी दे चुके हैं कि आप जो है, और कह चुके कि आपकी सरपरस्ती में जो भी सरकार बनने जा रही है, भारत आपके साथ काम करने को तैयार है। लेकिन जो मैंने लेकिन लगाया है, इस लेकिन में बहुत सारे किंतु परंतु भी हैं। और ये खालिदा जिया की पार्टी किस तरह के कारनामे अतीत में करती रही है, 17 साल बाद सत्ता में लौट रही है। वो जो कारनामे हैं वो भारत के खिलाफ ज्यादा रहे हैं, ये भी हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो भारत के लिए तो एक तरीके से शेख हसीना के हटने के बाद आगे पीछे कुआं और खाई वाली स्थिति है। अभी तक जो सत्ता में बैठे हुए थे मोहम्मद यूनुस, वो डीप स्टेट की, अमेरिका की कठपुतली थे। इनका क्या होगा अभी फैसला होना है, लेकिन सूचनाएं मिल रही हैं। कल रात अमेरिका में जो रहते हैं लोग, उनसे बात हो रही थी। उनका कहना था कि हो सकता है कि अमेरिका इनको वहां टिकाए रखे किसी ना किसी रूप में, और बहुत संभव है ये कहा जाए कि इनको राष्ट्रपति बना दो। तो अगर ये वहां रहे, जो सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, इनके कार्यकाल में वहां हिंदुओं का एक तरीके से कत्लेआम हुआ है, तो ये अगर बने रहे और अभी भी आउट नहीं होते हैं और एक और खालिदा जिया का बेटा भी अब सत्ता में आ जाता है, तो भारत के लिए चुनौती बढ़ने वाली है। अब आते हैं दूसरे दलों के परफॉर्मेंस पर। जमाते इस्लामी को 70 सीटें मिली हैं और ये 70 सीटें भी तब मिली हैं जब 11 छोटी मोटी पार्टियों का ये एक जमावड़ा जुंटा बन गया था, तब जाकर के इनको 70 सीटें मिली हैं। और जो मोहम्मद यूनुस सत्ता में बने रहने के लिए पीछे से, पर्दे के पीछे से एक पार्टी खड़ी किए थे, जिसको कहा गया था नेशनलिस्ट एनसीपी, सिटीजन्स पार्टी, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी। उस एनसीपी को बांग्लादेश की जनता ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। और ये उन छात्रों की, बल्कि छात्रों के रूप में गुंडों की पार्टी थी, जिन्होंने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट दिया था। वो सारे सीन हमारी आपकी आंखों के सामने अभी भी तैर रहे हैं। जब ये प्रधानमंत्री आवास में घुस गए थे, वहां जमकर के लूटपाट की थी और शेख हसीना के कुछ वस्त्रों का इन्होंने टीवी चैनलों के कैमरों पर भोंडा प्रदर्शन किया था। एक बुजुर्ग प्रधानमंत्री, उनकी दादी की उम्र की,
उनके अंतर वस्त्रों को वो टीवी चैनल्स के कैमरों पर लहरा करके दिखा रहे थे और उनकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल रहे थे ताकि दुनिया देखे कि उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि का ये लोग क्या हाल करते हैं। अब वो यहां मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता या बहस नहीं करना चाहता, वीडियो लंबा हो जाएगा, कि शेख हसीना के नेतृत्व में जो बांग्लादेश की ग्रोथ रेट थी वो पाकिस्तान से भी आगे निकल गई थी। आमतौर पर अमन था, जो कट्टरपंथी है वहां पर जो जमात के खेल हैं वो हम सब जानते हैं, वो किस तरह के हालात पैदा करते हैं। और यही जमात मतदान से ठीक पहले क्या कह रही थी, जिसके गुंडे वहां पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर अटैक करते रहे हैं, हिंदुओं पर अटैक करते रहे हैं, वो कह रही थी मतदान से पहले कि हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे, शांति स्थापित करेंगे, अमन स्थापित करेंगे। तो इनके ये दो मुहे जो दल हैं, पार्टियां हैं, इनको एक्चुअल में सही जगह बांग्लादेश की जनता ने दिखाई है कि आप सत्ता में आने के काबिल तो बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन जो अब सत्ता में आ गए हैं उनको लेकर के बात करेंगे और कुछ विशेषज्ञों के साथ भी बात करेंगे। लेकिन फौरी अपडेट मैंने इसलिए आप लोगों को दिया है कि जिन्होंने बांग्लादेश में हिंसा की, तोड़फोड़ की, और उस पर तर्क वितर्क हो सकते हैं कि शेख हसीना की सरकार कैसे बनी थी, किस तरीके से वो प्रधानमंत्री बनी, और बीएनपी ने किसके इशारे पर चुनाव का बहिष्कार किया था, उसके पीछे की रणनीति क्या थी और साजिश क्या थी, ये सब चर्चा का विषय है। लेकिन एक चुनी हुई प्रधानमंत्री, वो जैसे भी चुनी गई हों, उनका तख्ता पलट देना और उसके पीछे की जो साजिश थी, जो एक आइलैंड है जिसको अमेरिका लेना चाहता था और जिसको शेख हसीना ने देने से मना कर दिया था, उसके बाद सारी साजिशें शुरू हुई। और आज की तारीख में ढाका अंतरराष्ट्रीय एक हब बना हुआ है, अलग अलग देशों के जो जासूस हैं, स्पाइज हैं, उनका कई तो वहां मारे गए हैं। उसी आयरलैंड पर अमेरिका के भी कुछ जासूस मारे गए हैं और होटलों में भी कुछ किलिंग हुई हैं। लेकिन वो एक अलग मामला है, उस पर फिर कभी चर्चा होगी। फौरी तौर पर इंडिकेशन क्या है, मैसेज क्या है, और ये संदेश कहां कहां तक गया है, जरा इस पर विचार करने की जरूरत है। हमारे यहां कुछ लोग जेन जी शब्द का प्रयोग करने लगे थे, बहुत बेशर्मी के साथ, अपने ट्वीट में भी। नेपाल में जब इसी तरह का हुड़दंग हुआ, इसी तरह की हिंसा हुई, वहां मंत्रियों से लेकर के प्रधानमंत्री तक के परिवार के खिलाफ हिंसा हुई, उनको पीटा गया, उनको जबरन हस्ताक्षर करके इस्तीफे लिखवाए गए, सरकार का पतन हुआ वहां पर, उसको भी यहां जेनजी बोला जा रहा था। यानी जो हिंसा के जरिए एक तरीके का, ये मैं विप्लव शब्द का भी प्रयोग नहीं करना चाहता, विप्लव भी एक अलग तरह की एक पवित्रता लिए हुए होता है, पर इस तरह की हिंसा कि आप दौड़ा दौड़ा करके मंत्रियों को पीटे, प्रधानमंत्री के साथ आप इस तरह का बिहेव करें, उनके पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को मार डाले, तो इस तरह की गुंडागर्दी को जैन जी आंदोलन कहना और कुछ लोगों के द्वारा ये अपेक्षा करना, इस तरह के बेशर्मीपूर्ण बयान देना कि भारत में भी, दिल्ली में और श्रीनगर में अगर इसी तरह के दृश्य देखने को मिले तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, इस तरह की बातें करना, ये क्या शो करता है? ये इनकी कुंठा, इनका फ्रस्ट्रेशन, इनकी हताशा और
जनता के द्वारा लगातार इनको ठुकराए जाने की वजह से ऐसा लगता है कई बार कि होशो हवास ही खो चुके हैं। और ये बांग्लादेश, नेपाल और भारत इनमें अंतर करना भूल गए हैं। नेपाल हो या बांग्लादेश हो, आबादी के लिहाज से भी और जो तमाम तरह के डायमेंशंस हैं उनके हिसाब से भी, और जो समृद्ध संस्कृति है और संस्कार हैं, और जो हमारे यहाँ सेना का कुल मिलाकर के और हमारे सुरक्षा बलों का भी, प्रशासन का भी, शासन के अंगों का भी जिस तरह का पवित्रता पूर्ण एक रिश्ता रहा है चुनी हुई सरकारों के साथ, उसमें इस तरह की चीजों की कल्पना करना, मुझे लगता है कि कोई कल्पना भी कर रहा है या इस तरह की अगर आकांक्षा कर रहा है, उम्मीद कर रहा है, तो वो इसका मतलब है कि भारत को समझता ही नहीं है। लेकिन बांग्लादेश ने भी चुनाव में ये बताया है कि वो इस तरह की गुंडागर्दी को पसंद नहीं करते हैं। इस तरह के हिंसक छात्र आंदोलन को बिल्कुल भी इंडोर्स नहीं करते हैं। और जब वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना करके सामने आए, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं से तो फंडिंग हुई होगी, वो डीप स्टेट हो या दूसरे लोग हों, जॉर्ज सोरोस टाइप लोग हों, कहीं ना कहीं से तो फंडिंग हुई होगी। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते। और मोहम्मद यूनुस भी किसी न किसी रूप में बांग्लादेश के शासन प्रशासन में दखलंदाजी बनी रहे, इसके लिए प्रयासरत होंगे। तब जाकर के ये एनसीपी छात्रों की राजनीतिक विंग उन्होंने बनवाई थी। लेकिन बांग्लादेश की जनता ने उन गुंडागर्दी करने वाले, हिंसा करने वाले और एक चुनी हुई सरकार की प्रधानमंत्री का तख्ता पलटने वालों को बहुत कड़ा और बड़ा संदेश दिया है। मोहम्मद यूनुस को भी संदेश दिया है, और जो हमारे यहाँ पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे थे उनको भी मैसेज भेज दिया है कि ये जैन जी करके जो आप पाजामे से बाहर हो जाते हैं कई बार, तो आप जरा देख लीजिए कि हमने उस जैन जी का बांग्लादेश में क्या हश्र किया है। केवल 2 सीटें मिली हैं उनको। वैसे भारत में भी ऐसे कई चेहरे हैं, और ये मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि उन लोगों को बहकावे में आकर के उनकी बहुत ऊंची ऊंची बातें सुन करके उनको सत्ता में ला करके बैठाया भी था। और जो आंदोलन के गर्भ से निकले थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने जिस तरह की नीच हरकतें की, यहां तक के सदनों का भी उन्होंने मिसयूज किया। वहां भी खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक, अभद्र और गाली गलौज की भाषा का भी यूज किया। तो उनको भी बाद में दिल्ली की जनता ने उनकी जगह दिखा दी। तो ये जो आंदोलनों के गर्भ से पैदा होते हैं, कई बार जनता के दिमागों के ऊपर उसका प्रभाव होता है और वो भावनाओं में आकर के कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं, क्योंकि कभी इनको आजमाया तो था नहीं, कभी राजनीतिक बैकग्राउंड भी उनका नहीं था, बहुत ईमानदारी की बातें करते थे। लेकिन बाद में आप देखिए ईडी के और सीबीआई के केस, जिनमें कोई 5.5 महीने जेल में रहा, कोई 1 साल रहा, कोई 2-2 ढाई साल जेल में पड़ा रहा। तो ये सारी चीजें अब जनता की आंखें खोलती हैं। और पड़ोसी देश से जो मैसेज आया है, इस तरह के जो जैन जी पार्टी बना करके सामने आए थे, उनकी जो अधोगति की है वहां के मतदाताओं ने, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ के जैन जी का राग अलापने वालों की आंखें जरा खुलनी चाहिए।
और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं बात कर रहा हूं उस समय एक खबर यहां आ रही है कि संसद भवन में राहुल गांधी ने पंजाब और कुछ दूसरे प्रदेशों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को बुला करके बातचीत की है संसद परिसर में, संसद भवन में, जहां नेता प्रतिपक्ष का ऑफिस है वहां पर बुला करके बात की है। वो चाहते तो 10 जनपद भी बुला सकते थे, वो चाहते तो कांग्रेस ऑफिस में भी बुला सकते थे या कहीं किसी तीसरी जगह भी बुला सकते थे। संसद भवन में आप बुला करके बात कर रहे हैं और ये वैसी ही हरकत है जैसी उस 13 महीने के आंदोलन से पहले इन्होंने की थी। तब भी इन्होंने संसद भवन में ही बुला करके उन किसान, तथाकथित किसान संगठनों के नेताओं को से बातचीत की थी। अब फिर अगर यूएस इंडिया ट्रेड डील के बाद जिस तरह की ये गंद फैला रहे हैं, जिस तरह के एक्चुअल में झूठ बोल रहे हैं, कृषि उपज को लेकर के, डेयरी को लेकर के और दूसरी चीजों को लेकर के, और ये कह रहे हैं कि भारत को बेच दिया मोदी ने, भारत माता को बेच दिया अमेरिका के हाथों, तो उससे लगता है कि फिर कोई खुरापात इनके दिमाग में चल रही है। फिर से ये उसी तरह का आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं और जिस तरीके से ये श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में जो सरकारें काम कर रही थी उनको उलट दिया वहां हिंसा करके एक वर्ग ने, तो उसी तरह का सपना ये लोग भारत में भी देख रहे हैं और काफी समय से देख रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि भारत की जनता इनको लगातार रिजेक्ट कर रही है। तो चुनाव मैदान में तो नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते, तो फिर वही तौर तरीके अपनाए जाएं जो नेपाल में, बांग्लादेश में या श्रीलंका में हुआ था। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।